दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है। कक्षा 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिज्म चैप्टर से है। आइए पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर इसका एक डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो चलो, जैसे ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म का देख सकते हो कौन सा भाग होगा। इस प्रिज्म का नामकरण अगर कर दें तो इस प्रिज्म का नाम होगा ए, यहाँ पे नाम रख देते हैं बी, यहाँ पे नाम रख देते हैं सी। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण भेजेंगे। सुनो, पहले इसको समझाने से पहले हम एक बात आपको बता दें। ये बात आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रकाश कब कहाँ जाता है तो होता क्या है। देखो यहाँ पे समझ लो, अगर प्रकाश विरल माध्यम से विरल से सघन में जाएगा, अगर प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए, झुक जाती है किधर, अभिलंब की ओर। ठीक है, अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर वो क्या होगा, झुक जाएगा। ठीक इसका उल्टा, अगर सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। इसको आपको पता होना चाहिए। अगर प्रकाश कहाँ से प्रवेश करे, सघन से विरल। अगर प्रकाश सघन से विरल प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाती है। इस बात को आप नोट कर लेना। अभी हम लोग इसको मिटाने वाले हैं क्योंकि अभी हमें जगह की कमी पड़ेगी। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लो किसी कॉपी में। अगर क्या है अभिलंब, अभी हम लोग बात करेंगे। चलो भाई, इसको हम मिटा देते हैं। इस बात को आप याद रखना चाहिए आपको। अब यहाँ पे जो एक विरल और सघन है, देखो अगर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो आप समझ सकते हो। यहाँ पे एक शब्द विरल और सघन आ रहा है। देखो जैसे अगर हम लोग वायु और कांच की बात करें तो वायु विरल है और कांच क्या है, सघन है। मतलब वायु में ऐसे समझो, वायु में कण जो होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं और जो कांच होता है उसमें पास पास होते हैं। मतलब देखो ऐसे गझिन कहाँ पे है, कांच में ना, ऐसे समझ लो। तो चलो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे हम लोग यहाँ पे प्रिज्म रख दिए हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे एक प्रिज्म रख चुके हैं तो प्रिज्म देखो कांच का बना होगा। तो अगर हम लोग बाहर रखें तो बाहर तो वायु होगा। भाई देखो, बाहर क्या है, वायु है। यहाँ भी बाहर क्या है, वायु है। अगर अंदर की बात करें तो अंदर क्या है, अंदर कांच है। अंदर क्या है भैया, ये कांच का बना है प्रिज्म। अर्थात ये देखो वायु विरल हो गया, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। ठीक है, अगर हम लोग वायु और कांच की तुलना करें तो वायु जो है वो विरल है, इधर भी विरल होगा, और कांच क्या है, सघन है। कांच क्या है भैया, सघन है। ठीक, इस बात को याद रखना। अब यहाँ पे हम सघन विरल लिखेंगे नहीं, जो सघन होगा थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे कर देंगे ताकि हम लोगों को लगे कि ये। तो यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग लिख देते हैं, ये विरल माध्यम है। यहीं कहीं पे बाहर भी इधर विरल होगा। देखो ये सब जरूरी है। अगर सोचोगे इतना भी ना आए, इतना भी ना पढ़ना पड़े तो कुछ नहीं हो सकता भैया, इतना ज़रूरी है। ठीक है, चलो अगर आप इतना समझ गए हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग इस पर प्रकाश भेजेंगे। क्या भेजने वाले हैं, एक प्रकाश। देखते हैं क्या होता है। हम लोग इस प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश का मतलब यहाँ ये हुआ, केवल एक रंग का प्रकाश भेजोगे। ठीक, तो हम लोग एक रंग का प्रकाश भेज दिए। और जो देखो, जो यहाँ पे टकराया है इसका कुछ नामकरण कर देते हैं। इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। जैसे मान लो इस प्रकाश का नाम जो हम लोग भेजे थे पी था और पी क्यू था। ये क्या था, पी और क्यू था। ठीक है, अब इसमें हमें दिशा बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तीर आप जरूर लगाओगे। ये तीर बता रहा है प्रकाश पी से क्यू की दिशा में, ये एक वर्णीय प्रकाश है। देखो ये जैसे ये प्रकाश आगे बढ़ा है, ये कहाँ पे टकरा रहा है, प्रिज्म के ए बी पृष्ठ पे। भाई ये आपतित किरण होगी। अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सा किरण है, आपतित किरण। तो ये आपतित किरण हो गया। जहाँ पे टकरा रहा है उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक, और इसी आपतन बिंदु पे हम लोग अभिलंब खींचते हैं। इसी आपतन बिंदु पे क्या खींचते हो, अभिलंब, मतलब 90 अंश का कोण। तभी तो हमें पता होगा ये अभिलंब की ओर झुकेगा तो भाई किधर जाएगा, तभी आप मालूम कर पाओगे ना। चलो, तो हम लोग थोड़ा सा
चादे की सहायता से इस पे हम लोग लंब बनाने की कोशिश करते हैं। आप भी चादे से बनाना, ठीक है। इस पॉइंट को इस पे रखोगे, दोनों रेखा एक के ऊपर एक रहना चाहिए, तभी कोण बन पाएगा, नहीं तो बन नहीं पाएगा, ठीक है। अब ये 90 अंश है, यहाँ पे है, यहाँ जहाँ पे है भैया आप यहाँ पे थोड़ा सा टिक कर दो ताकि हमें लगे कि ये 90 अंश है। तो हम लोग इस आपतन बिंदु Q पर अभिलंब खींचोगे। ध्यान देना इस बात को, देखो आप ऐसे समझना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या खींचने वाले हैं? अभिलंब, ठीक है। तो अभिलंब तो खींच दिए 90 अंश के। अब इस पॉइंट को इससे क्या करो, मिला दो। 1 मिनट थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, इसकी मात्रा कम कर दें। चलो अब ठीक है। इस बिंदु पे हम लोग क्या खींचने वाले हैं? अभिलंब। इस पॉइंट को मिला दो तो ये हो जाएगा अभिलंब। ये क्या हो जाएगा भैया? अभिलंब। थोड़ा ऐसे इसको आगे आप बढ़ा सकते हो, ऐसे ना, यहाँ तक बढ़ा दो तो भी चलेगा। रहा अभिलंब, इतना आप समझ गए। अब देखो अगर हम बात करें, अगर सोचो ये प्रिज्म ना होता, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये जो हम लोग प्रकाश भेजे हैं यहाँ से, देखो जो हम लोग प्रकाश यहाँ से भेजे हैं, जो ये आपतित किरण है, ये अभिलंब जो आपतन बिंदु पे टकराया है। अगर ये अगर हम आपसे बोलें कि ये अगर प्रिज्म ना होता तो प्रकाश ऐसे सीधे निकल जाता, प्रकाश को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए। बताओ सही बात है कि नहीं बात है भैया? सही। अगर ये प्रिज्म ना होता, यहाँ पे जो हम लोग आपतित किरण PQ भेजे हैं, ये प्रिज्म से टकराता ही नहीं और ये सीधे ऐसे आगे निकल जाता। 1 मिनट रुक जाओ, इसको हम लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे तभी ये सीधा हो पाएगा। तो ये रहा, प्रकाश को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन प्रकाश सीधे नहीं जाएगा क्योंकि इसके मार्ग में एक कांच आ गया है जो विरल से, जो सघन माध्यम है वायु के सापेक्ष। तो अब प्रकाश के साथ क्या होगा? देखो अभी हम लोग बताए थे, बाहर वायु है, अंदर सघन है, बाहर विरल है, ठीक है। तो अब प्रकाश विरल से अगर सघन में जाता है तो वो आप सीधा ना जाके थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे तो अभिलंब खींच चुके हैं, ये क्या है? अभिलंब है। अब प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाएगा तो चलो भैया अभिलंब की ओर हम लोग झुका देते हैं इस प्रकाश को। तो प्रकाश कुछ इस प्रकार से मुड़ते हुए यहाँ पे जाएगा। भाई अब सघन में गया तो वहाँ तो सीधा चलेगा, वहाँ सीधा चलेगा। अगर एक माध्यम में प्रवेश कर गया तो प्रकाश वहाँ सीधा चलेगा, ठीक है। अब इसमें निशान का मतलब चिन्ह बनाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि पता चले प्रकाश कहाँ से कैसे गया। अब इसका रास्ता जो है पहले P से Q था, अब इसका हो गया Q से R। क्या हो गया? Q से R। अब देखो प्रकाश जो Q से R पहुंचा है, अब ये बाहर फिर AC पे टकराएगा, मतलब फिर बाहर जाएगा, मतलब अब सघन से विरल जाएगा क्योंकि बाहर फिर वायु है। इसका मतलब प्रकाश का फिर से अपवर्तन होगा। प्रकाश का फिर से क्या होगा भैया? अपवर्तन। जो यहाँ बिंदु R पे आपतन बिंदु है, इस पर फिर से हमें अभिलंब खींचना होगा क्योंकि अब प्रकाश अब सघन से विरल जाएगा। तो अब हम बताए थे आपको, सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। अभिलंब से दूर हटाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए अभिलंब है कहाँ। तो आइए पता करते हैं। देखो पहले इसको समझ लो, वीडियो बड़ा बनेगा मान रहे हैं, लेकिन हमारा कोशिश है आपको समझ लो, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी। तो इस पे फिर से हम लोग क्या बनाएंगे? अभिलंब बनाएंगे। इसके लिए 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा अभिलंब के लिए। इसी आपतन बिंदु पर ही अभिलंब बनाया जाता है, ठीक है ना। इस बात को आप याद कर लो। सॉरी, चलो लगभग अभिलंब बन जाएगा, इतना थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन हमें थोड़ा बहुत नहीं पूरा चलाना चाहिए वैसे। चलो ये रहा अभिलंब। अब इसको फिर से एक रेखा खींच दे रहे हैं हम लोग। इस बिंदु पर फिर से आप क्या खींचोगे? अभिलंब। जो हम लोग अभिलंब यहाँ खींचे थे, इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दो तो ये हो जाएगा भैया अभिलंब। इसको पीछे भी बढ़ा सकते हो आप। देखो एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान पूर्वक आप पढ़ो भैया सब। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप हमसे कुछ शेयर कर सकते हैं बात। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो ये अभिलंब हो गया, ठीक है। अब देखो प्रकाश तो जाना चाहिए सीधा, भाई यहाँ से जा रहा था सीधा, बेचारा ऐसे सीधा निकल जाता, लेकिन ये अभिलंब AC आ गया, जो पृष्ठ AC आ गया। अगर ये AC ना आता
तो प्रकाश तो भैया ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था प्रकाश को, लेकिन ये ऐसे आके गड़बड़ कर दिया। प्रकाश का रास्ता तो होना चाहिए भाई, हमें पता तो होना चाहिए ना प्रकाश जा कैसे रहा है। प्रकाश ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन प्रकाश ऐसे नहीं जाएगा। अब प्रकाश देखो जाना ऐसे चाहिए, ये तो है अभिलंब। अगर हम लोग आपकी बात करें, ये है अभिलंब। अब प्रकाश अगर हम लोग इसको देखो, 1 मिनट रुक जाओ, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप समझ जाओ तो अच्छी बात है। देखो प्रकाश का रास्ता तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन प्रकाश अगर ऐसे इधर जाओ, देखो मोड़, यहाँ तो सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन हमें मोड़ना है। या तो इधर मोड़ोगे या तो इधर मोड़ोगे। मोड़ेंगे किधर हम लोग? देखो इधर करोगे तो ये तो अभिलंब के पास जा रहा है। हमें पता है प्रकाश सघन से विरल होगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका रास्ता होने वाला है। ये देखो कुत्तों की आफत आने वाली है। चलो कोई बात नहीं। तो प्रकाश अपना रास्ता बदल लेगा और कैसे हो जाएगा भैया, कुछ इस प्रकार से इसका मार्ग हो जाएगा। ये रहा। चलो अब इसका नाम रख दीजिए, जैसे P से Q गया, फिर Q से R, फिर R से कितना चला गया, यस। इसको आप बोलोगे निर्गत किरण। क्या बोलोगे? निर्गत किरण। ये हो गया निर्गत किरण। अब इसका आपको बना देना चाहिए, जो जिस दिशा में जा रहा है इसका प्रतीक बना दो। इतना उम्मीद है आप समझ गए हो। देखो प्रकाश, यही है प्रकाश का अपवर्तन। देखो प्रकाश P से Q गया, फिर रास्ता Q से R हुआ, R से यस हो गया। ठीक। देखो हम लोग अगर आधार बात करें, यहाँ पे प्रिज्म का आधार BC है। हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश जो है अगर प्रिज्म से भेजा जाता है एकवर्णी प्रकाश तो आधार की तरफ झुक जाता है। ठीक है। अगर थोड़ा बहुत पसंद है तो वीडियो को लाइक वाइक करना भैया। देखो अभी हम आपको केवल प्रकाश का प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझा रहे हैं। अभी हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे। ठीक है। तो चलो लगेगा वीडियो कैसे लगा आपको बताना ज़रूर। ठीक है। तो चलो ये अभिलंब हो गया, ये हो गया, ये सब कंप्लीट है। अगर अब हम आपको बताएं, देखो इसमें एक विचलन कोण पूछा जाता है। मतलब देखो अगर हम आपसे पूछें कि जो प्रकाश PQ था वो कितने अंश के कोण पर भाई मुड़ के चला गया, इसको विचलन कोण बोलोगे। इसको कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। देखो इसको कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि देखो ध्यान से देखना, जो ये PQ है, जो आपतित किरण है, इसको आप आगे बढ़ा दो तो हम लोग ऑलरेडी आगे बढ़ाए हैं। और जो ये निर्गत किरण है इसको आप पीछे बढ़ाओगे। भाई ऐसे आगे बढ़ाओगे तो कहीं टकराने वाला नहीं है। निर्गत किरण को कहाँ बढ़ाओगे भैया? पीछे। तो चलो निर्गत किरण को ऐसे हम लोग पीछे बढ़ाते हुए खींच देते हैं। निर्गत किरण को आप पीछे बढ़ा दो। अब ये एक दूसरे को देखो कहीं कट कर रहे हैं। अगर आपको दिखाए कहाँ कट कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का कोण देखो, यही तो था आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जहाँ कट कर रहे हैं उसको हम लोग विचलन कोण बोलते हैं। इसका नाम शायद डेल है। क्या है? डेल। ठीक है। या कभी कभी इसको डेल्टा भी बोल सकते हो, लेकिन डेल बोलना। इसको हम लोग बोलते हैं डेल, उसका प्रतीक है और नाम है इसका विचलन कोण। तो यहाँ से आप विचलन कोण की परिभाषा बता सकते हो कि विचलन कोण क्या है। विचलन कोण देखो आपतित किरण को आगे बढ़ाओ और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाओ तो जो एक दूसरे जिस कोण पे टकराएंगे उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? विचलन कोण। और हाँ, एक जो यहाँ पे कोण A है इसको हम लोग प्रिज्म कोण A बोलते हैं। ठीक है। इतना आप अगर समझ गए हो तो देखो अब हम लोग कुछ नामकरण कर देते हैं ताकि डेरिवेशन में काम दे। ठीक है। जब डेरिवेशन करोगे तो जैसे इसका हम लोग नाम रख देते हैं, इसका हम लोग नाम V रख देते हैं। ठीक है। और जो यहाँ पे टकरा रहा है इसका नाम हम लोग O रख देते हैं। भाई ये नामकरण अपने हिसाब से आप कर सकते हो। और देखो ये अभिलंब BO हो गया, और जो हम लोग यहाँ पे अभिलंब खींचे थे इसका भी हम लोग नाम रख दें। जैसे इसका नाम क्या रख दो? इसका नाम N रख दो। और जो हम लोग इसको आपतित किरण को आगे बढ़ाए थे इसका नाम T रख दो। आपके ऊपर नाम है, T रख दो। चलो, और जो यहाँ पे टकरा रहा है एक दूसरे से, अगर देखो यहाँ कहीं टक्कर मार रहा है भैया, इसका नाम आप U रख दो। क्या रख दो? U रख दो। इतना हो गया। चलो अब हम लोग और आगे बात करें तो देखो अब आपको कुछ और समझना होगा कि हम लोग कुछ कोण की बात कर लें। देखो हमें पता है आपतित किरण, ये रहा आपतित किरण, और अभिलंब
के बीच का कोण क्या होता है, आपतन कोण, अर्थात इस कोण को हम लोग आई बोलेंगे। क्या बोलोगे, आई। और देखो जो यहाँ पे प्रारंभ में अपवर्तित किरण है जिसका नाम हम लोग क्यू, इसका नाम अगर क्यू सही से दिखा दें आपको, इसका नाम क्यू और आर है, तो ये क्या है, ये तो अब वो क्या बोलते हैं इसको, अपवर्तित किरण है। और अभिलंब और अपवर्तित किरण, तो ये रहा अभिलंब, देखो यही ये वाली लाइन अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण, इसके बीच के कोण को हम लोग आर मानते हैं, तो आर मान लो। और यहाँ पे हम लोग कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं, खुद से इसको आर डैश मान ले रहे हैं। और जो देखो जो निर्गत किरण है, देखो सारा कोण अभिलंब से नापते हो तो इसको भी अभिलंब से नापोगे, ये रहा अभिलंब, ये रहा निर्गत किरण, इसके लिए हम लोग आई डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आई डैश, ये हमारा मानना हुआ। अब देखो इतना कोण हम लोग पता कर लिए हैं। कुछ कोण की आपको बात और जानकारी दे दें, हमें ज़रूरत पड़ेगा जब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे तो इस कोण का हमें ज़रूरत पड़ने वाला है, इस कोण का। देखो भाई अगर हम आपको बताएं तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण कितना होगा भाई, ये यहाँ से यहाँ तक आई है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा आई हो जाएगा। पूरा कितना, यहाँ साइड में लिखते हैं, पूरा देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, आई। वहाँ पे गुचा जाएगा ना, ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, ठीक। ये पूरा कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक आई है, देखो, और यहाँ से यहाँ तक आर है। अगर हम इस पूरे आई में से आर घटा दें तो ये मिल जाएगा, अर्थात आई माइनस कितना, आर, ये आई माइनस आर हो गया। सेम ऐसे अगर हम लोग बात यहाँ से करें, देखो अगर ये यहाँ से यहाँ तक आई डैश है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक आई डैश, किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखो लेकिन हमें ये पूरा आई डैश है, ये इतना यहाँ से यहाँ तक आर डैश है। अगर हम लोग इस कोण की बात करें तो यहाँ पे मिलेगा आई डैश माइनस आर डैश। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो आप डेरिवेशन कर सकते हो आराम से। चलो अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे। अब चलो इसका हम लोग डेरिवेशन करके ही जाएंगे, घबराओ मत। अब हम लोगों को क्या करना है, देखो इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। चलो इसको हम लोग साइड में करते हैं थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपको दिखता भी रहना चाहिए। तो यहाँ तक तो कर सकते हैं। अब देखो हम लोग यहीं पे डेरिवेशन करने वाले हैं। आराम से बैठो, आप भी साथ में डेरिवेशन करो। देखो अब आप चित्र देखते रहिएगा, हम लोग कुछ सिद्ध करने वाले हैं, कुछ प्रूफ करने वाले हैं। देखो थोड़ा सा मैथ होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा, बस ज़्यादा नहीं। तो अगर हम लोग त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज देखना कौन सा बात कर रहे हैं, त्रिभुज यू क्यू आर में, अगर ध्यान से देखना क्यू यू क्यू आर में यहाँ पे लिख दें तो त्रिभुज यू क्यू आर में चित्र से देखना। अगर यहाँ पे ना समझ में आए तो यही चित्र हम आपको बाहर बना रहे हैं, ठीक है, आप समझ जाओगे। कुछ इस प्रकार से चित्र है, मिला के देखना आप, ये ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है ये डेल्टा है या डेल है, और ये वाला कोण कितना है, आई माइनस आर है। और ये वाला कोण कितना है, वहाँ अंदर नहीं लिख रहे हैं, बाहर लिख दे रहे हैं, आई डैश माइनस आर डैश है, ठीक। अब देखो आप पढ़े होगे एक बहिष्कोण, बहिष्कोण प्रमेय क्या था, जैसे देखो ऐसे समझ लो, इस त्रिभुज में समझ लो बहिष्कोण प्रमेय क्या है। जैसे इसी को आगे बढ़ा दो, इस रेखा को आगे बढ़ा रहे हैं, सीधे बढ़ाना। जैसे ये x है, ये है y, और इस पूरे का नाम रख दो z। तो बाहर कौन सा कोण है, z। देखो अब देखो जो ये बहिष्कोण होता है, जो बाहर कोण होता है z, इस अंदर दोनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब याद रखना, अब कौन सा कोण लोगे, जिसको जो यहाँ पे बहिष्कोण है इसको कंप्लीट करोगे, इस कोण को छोड़ देना अंदर वाला, बाकी दोनों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अगर यही नियम हम लोग यहाँ पे लगाएं, देखो यू क्यू आर में लगाएं, सेम यही डेल बहिष्कोण है, इसका मतलब ये बाहर वाला कोण बराबर होगा अंदर वाले दोनों कोणों के योग के। लिख दो यहाँ पे डेल बहिष्कोण है, इसलिए बहिष्कोण की प्रमेय लगा दे अगर, तो ये जो डेल बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, अंदर वाले कोणों। तो
ये जो डेल बराबर होगा किसके, अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर, मतलब आई माइनस आर और प्लस का आई डैश माइनस आर डैश। अब देखो इसमें से कुछ हम लोग सेटिंग वोटिंग कर ले भैया, सेटिंग कर लो, आओ सेटिंग करते हैं। मतलब तो ये जो डेल बराबर हो जाएगा, आई और आई डैश को एक साथ रख लो, आर और आर डैश को एक साथ रख लो, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई डैश। देखो इस दोनों माइनस कॉमन ले लो अगर, तो ये माइनस कॉमन हो जाएगा, तो आर दोनों माइनस में थे दोनों प्लस में हो जाएंगे, मतलब आर प्लस आर डैश। तो अगर इसको और सही से लिखें तो डेल बराबर हम लोगों को मिला आई प्लस आई डैश एक ब्रैकेट में माइनस आर प्लस आर डैश एक ब्रैकेट में। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लेना। चलो इतना हो गया। अब आपको हम लोग लेकर चलेंगे चित्र पे। चित्र क्या है देखो, चित्र को भी ध्यान से समझना। अब आपको एक चतुर्भुज बता रहे हैं, हम आपको एक चतुर्भुज बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। चतुर्भुज है, जैसे बोल रहे हैं देखो ए क्यू ओ आर, एक चतुर्भुज दिख रहा है ए क्यू ओ आर। पहले इसको हटा दें। चलो अगर हम आपको बताएं तो देखो एक चतुर्भुज दिख रहा है ए क्यू ओ आर, ठीक। अगर हम लोग बोलें आपसे पूछें चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो आप बताओगे 360 अंश। ये बात सही है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज नाम क्या है देखो, ए क्यू ओ आर में वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। जैसे कोण ए को कोण ए ही लिख देते हैं क्योंकि इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। कोण ए प्लस देखो ए क्यू ओ प्लस कोण ए क्यू ओ, चित्र देखते रहिएगा आप, प्लस कोण क्यू ओ आर प्लस कोण क्यू ओ आर, 3 कोण हो गया। चौथा कोण कौन सा है, ओ आर ए प्लस कोण ओ आर ए। ये सब योग करोगे कितना आएगा, 360 अंश। कितना आएगा, 360 अंश। कोण ए तो भैया प्रिज्म कोण है, इसको सिंपल ए लिख दो, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है। प्लस देखो अगर हम बात करें कोण ए क्यू ओ की, ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग 14 से 90 अंश का कोण बनाए थे। कोण ए क्यू ओ 90 अंश बनाए थे ना, तो यहाँ पे 90 अंश लिखने में आपको क्या दिक्कत है। चलो प्लस कोण क्यू ओ आर हमें नहीं पता है, तो इसको जो नहीं पता है इसको ऐसे लिख दो। प्लस कोण क्यू ओ आर, ये हो गया। अब प्लस कोण कितना, ओ आर ए, देखो ओ आर ए ये भी 90 अंश है, इस पर भी 90 अंश हम लोग अभिलंब खींचे थे, बराबर 360 अंश। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 90 180 हो जाएगा प्लस का, और उसको बराबर को उधर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 360 अपने स्थान पे, इधर प्लस था इधर आएगा तो माइनस 90 180। बाकी कोड यहाँ पे लिखो, कोड ए और प्लस बचा कोड कितना, कोड क्यू ओ आर। इसको हल करोगे 360 में 180 घटाओगे तो 180 आएगा। तो यहाँ पे मिला कोड ए प्लस कोड क्यू ओ आर। इसको आप समीकरण नंबर 2 बना लेना। इतना आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखो जगह तो हम लोगों को एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इतना हो गया। इसको अगर आप घेरना चाहते हो तो घेर लेना। देखो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। अभी पहले से निकाल के रख ले रहे हैं। देखो अगर अब हम आपको बताएं, इसमें एक त्रिभुज और दिख रहा है। देखो अगर हमें कोड ए क्यू ओ आर का मान निकालना है तो कुछ और अच्छा एक चीज़ और कर सकते हो इसमें। चलो इसमें से ए निकाल लो। ए बराबर, इसको समीकरण 2 मत मानना, थोड़ा एक स्टेप और चलते हैं। 180 माइनस ए प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कोड क्यू ओ आर ये लिख सकते हो। इसको मान लेना समीकरण नंबर 2 आप। चलो भैया इतना कर लिए हम लोग।
इतना में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो हम एक त्रिभुज आपको और बताएंगे जिसका नाम है क्यू, देखो ऐसे इसमें दिख रहा है QOR, त्रिभुज QOR। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज QOR में, त्रिभुज QOR आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे है। देखो अब इसमें तीनों कोणों का योग लिखेंगे, देखो 180 होगा। क्यों? देखो अगर हम बात करें RQO, कोण RQO प्लस कोण QOR प्लस कोण QOR और प्लस कोण कहाँ चला गया ORQ प्लस कोण ORQ बराबर 180 अंश। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का जो कितना होता है 180, तीनों का। चलो अब देखो हम लोग माने थे यहाँ पे RQOR है भाई, ये तो माना गया है तो R लिख दो, प्लस QOR हमें मालूम ही नहीं है, जो नहीं मालूम रहता है उसको ऐसे लिख दोगे QOR प्लस कोण ORQ R डैश माने हो तो यहाँ पे R डैश लिख दो बराबर 180 अंश। वैसे अब हमें चित्र का काम नहीं है, अब चित्र अगर गायब भी हो जाए हम लोगों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चल अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, सॉल्व करने पे देखो क्या आता है। R, देखो R प्लस R डैश एक साथ लिखोगे, R प्लस R डैश बराबर 180, माइनस ये प्लस था इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कोण QOR। तो इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लो। अगर आप देखो समीकरण ये 3 देखो और समीकरण 2 देखो, देखो समीकरण 2 देखो और समीकरण 3 देखो, इसके एक पक्ष बराबर है जो RHS, तो इसका मतलब LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 2 व 3 से एक पक्ष बराबर है, दोनों पक्ष बराबर होंगे, अर्थात A बराबर हमें क्या मिला R प्लस R डैश, R प्लस R डैश। इसका मतलब समझते हो, हम लोग R प्लस R डैश के स्थान पे हम लोग A लिख सकते हैं, जो A यहाँ पे प्रिज्म कोण है, यहाँ पे डैश लगा था, इसको समीकरण नंबर 4 मान लो। अगर अब आपको थोड़ा कुछ दिखाएं, देखो तो आप समीकरण जहाँ हम लोग 1 बनाए थे, देखो आपको दिख रहा होगा, अगर ना दिख रहा हो तो देखो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये था समीकरण नंबर 1। इसमें जहाँ R प्लस R डैश है वहाँ पे आप A लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो। चलो लिख के देखते हैं। पहले समीकरण 1 वहाँ तक कौन बार बार जाएगा, हम लोग यहीं पे नोट कर लेते हैं। तो आप आपको दिखा दिए हैं, आप वहाँ पे ट्राई करना। हम लोग लिख रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मतलब पहले समीकरण 1 लिख लो, ताकि यहाँ पे समीकरण 1 था डेल बराबर I प्लस I डैश था, एक ब्रैकेट में था या वैसे लिख देते कोई दिक्कत नहीं था, और यहाँ पे था R प्लस R डैश। अब देखो यहाँ समीकरण 4 से जो R प्लस R डैश के स्थान पे हम लोग A लिख सकते हैं, तो इसमें उठा के रख दे रहे हैं। R डेल बराबर हो जाएगा I प्लस I डैश माइनस कितना A, मान रख दिए। इसको समीकरण नंबर आप मान लेना 5। क्या मानोगे? 5। चलो यहाँ तक हो गया भैया। डेरिवेशन के हम लोग बहुत ही पास हैं। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक शर्त लगाएंगे। शर्त क्या होगा, अगर आपको समझाने की कोशिश करें, देखो अगर हम लोग क्या करें, इस I का मान देखो जो यहाँ पे है, I का मान घटाते चले जाएंगे तो R का मान भी घटता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और एक याद रखना, जब न्यूनतम विचलन, देखो जब न्यूनतम विचलन की स्थिति होता है तो जो यहाँ पे I बना है ये I डैश के बराबर होगा, और जो यहाँ पे R है वो R डैश के क्या होगा, बराबर होगा। और जो यहाँ पे डेल्टा है या डेल है उसको हम डेल मिनिमम अर्थात न्यूनतम विचलन को डेल सफिक्स में यम मान लेंगे। इतना काम करेंगे। चलो यहाँ चले जाओ। अब हम लोग यहाँ पे एक शर्त लगाएंगे, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में देखो जो ये डेल है ये बराबर हो जाएगा डेल मिनिमम अर्थात डेल एम के, और जो ये I है मतलब I डैश या I डैश आपस में बराबर हो जाएंगे,
और आर डैश आर और आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो समीकरण 4 देखो, समीकरण 5 देखो, इन्हीं में दोनों सब का मान उठा के रख दो। चलो पहले समीकरण 4 में रखते हैं। तो समीकरण 4 में रखोगे, समीकरण 4 में रखो तो हो जाएगा, समीकरण 4 से पहले दोनों में रखना है। समीकरण 4 से समीकरण 4 में रखो। बढ़िया प्रश्न है, देखो आप इसको जल्दी से लगा सकते हो। अभी पता नहीं कितना टाइम हो रहा होगा, मुझे लग रहा है 1 घंटा पार। कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, आप जल्दी से लगा लेना, समझ के बाद 10 मिनट में लग सकता है। ए बराबर आर और आर डैश के स्थान पे हम लोग आर लिख देंगे क्योंकि बराबर है। इसको थोड़ा अगर हल करो तो ए बराबर 2r मिलेगा। यहाँ से अगर आप r का मान निकालोगे तो यहाँ पे 2 है, 2 का गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब a/2। इसको अगर आप सीधी सीधी भाषा में लिख सकते हो, r बराबर a/2। बस हमें i और r का मान निकालना था जो यहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है। समीकरण नंबर 6 हो गया। चलो अब देखो यही चीज़ ये हम लोग कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 5। तो मतलब यहाँ पे लिखोगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, समीकरण 5 क्या है, डेल है। यहाँ पे देखो समीकरण 5 यहाँ पे है, देखते रहो आप। तो डेल बराबर आई तो ऐसे रहने दो, आई डैश के स्थान पे आई क्योंकि बराबर है, माइनस कितना ए। इसको देखो, लेकिन डेल के स्थान पे डेल यम लिखोगे ना, यहाँ डेल सफिक्स में यम। चलो आगे बढ़ते रहो ऐसे। तो अब यहाँ से हम लोगों के पास हो जाएगा डेल यम बराबर आई 2i माइनस ए। ठीक है, यहाँ से हमें आई का मान निकालना है। तो डेल यम, ये माइनस ए है, इधर आएगा तो प्लस ए बराबर कितना 2i। आई का मान निकालोगे फिर 2 का गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब डेल यम प्लस ए पूरे का बटे कितना 2 बराबर कितना आई। चलो फिर देखते हैं, आई का मान निकला, इसको ऐसे लिख दो, आई बराबर यहाँ से मिला डेल यम प्लस ए बटे कितना 2। समीकरण नंबर इसको आप 7 बना लो, कितना समीकरण बनेगा, बनने दो, क्या दिक्कत है। अब देखो हम लोग लगाएंगे इसमें स्नेल का नियम। किसका नियम भैया, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम जानते हो क्या होता है, चलो पहले यहाँ पे चले आओ, हमें इसको चित्र में समझना पड़ेगा। जो स्नेल का नियम होता है वो होता है यन बराबर प्रिज्म के अपवर्तनांक यन बराबर, या अपवर्तनांक यन बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, यहाँ पे लगा दो स्नेल का नियम। चलो यहीं पे लिखेंगे, तो अब लिखोगे आप स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। राइटिंग देख लेना, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। स्नेल के नियम से थोड़ा बहुत गलती होगा हिंदी में, आप उसको सुधार लेना। अपवर्तनांक अगर यन मान ले तो यन किसी किसी किताब में इसको म्यू बोला जाता है। ठीक है, तो इससे आप घबराना मत, हम लोग यहाँ पे यन मान के चल रहे हैं। अपवर्तनांक यन बराबर साइन आई बटे कितना साइन आर। ठीक, तो यहाँ से यन बराबर हो जाएगा, देखो साइन, अभी हम लोग आई का मान देखो यहाँ से निकाल के आ रहे हैं, आई और आर का। देखो आई का मान कितना है, देखो यहाँ पे डेल यम प्लस ए बटे 2, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो भैया। तो यहाँ हो जाएगा डेल यम सफिक्स में रहेगा प्लस ए, इतने का बटे, कोण का ही बटे 2 होगा, ये आई के स्थान पे रख दिए, पूरे का बटे, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो, बराबर यहाँ लगा दो, पूरे का बटे साइन आर का मान जितना निकला हो आप देखो वहाँ से उठा के रख दो। आर का मान देखो यहाँ पे निकला था a बटे 2, तो यहाँ पे रखोगे a बटे 2। तो ये हो जाएगा a बटे 2। यही है प्रिज्म के अपवर्तनांक और प्रिज्म के कोण में संबंध। क्या है, संबंध। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक डेरिवेशन छोटा सा और कर लो, इतना करके चले आए हो। छोटा कोण क्या है, देखो अभी हम लोग जो प्रिज्म लिए थे, अगर आपको दिखाएं, देखो जो ये प्रिज्म लिए थे, ये प्रिज्म थोड़ा बड़ा है, बड़ा होने का मतलब इसका कोण ज़्यादा है।
मान लो जो हम नॉर्मल प्रिज्म होता है उसका 60 होता है, मान लो यही प्रिज्म कोण 10 अंश हो जाए, 15 अंश हो जाए, 10 अंश 15 ज़्यादा हो रहा हो, 5 अंश हो जाए, 10 अंश हो जाए, तब क्या करोगे? तब के लिए इसके लिए देखो, जब प्रिज्म कोण मतलब प्रिज्म ही अत्यंत पतला हो ना, तो देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखोगे एक डेरिवेशन छोटा सा, जब प्रिज्म अत्यंत पतला हो, अब देख लेना हिंदी अपना सुधारना, अत्यंत पतला हो, तो देखो जो यहाँ पे साइन है, ये साइन है, इसको हटा दोगे तो हम लोगों का हो जाएगा यन बराबर, तो यहाँ पे हो गया यन बराबर हो जाएगा, देखो साइन हटा दोगे, हटा दोगे तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को डेल यम प्लस ए बटे 2, ठीक। ये क्या आ गया, सॉरी इसको हटाना पड़ेगा यार, चलो कोई बात नहीं। चलो तो यहाँ से हो जाएगा यन बराबर, इस साइन से हटा देना, बस कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल यम प्लस ए बटे 2, अब पूरे का ए बटे 2, जब अत्यंत पतला बताया ना, जैसे ए का मान 5 हो 10 हो तब। अब देखो इसको हल कर दो, इसको आप हम लोग हल करेंगे, चलो यन बराबर डेल यम प्लस ए पूरे का बटे 2, देखो जब भी कहीं इसे मान लो यहाँ पे देखो, जब कहीं 3/4 लिखा हो, 5/2 लिखा हो, 1 2 3 4 लोग हो, तो ऊपर वाला इसे लिखते हो, नीचे वाले को पटक दो, मतलब 2 ऊपर 5 नीचे, यहाँ 5/2 था, 2/5 कर दो, हल कर दो, आंसर होता है। सेम यही नियम हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो हम लोगों का ये नियम जो है ये तो हो गया। अब इसको क्या करोगे, 2 ऊपर ए नीचे, ये 2 से 2 काट सकते हो। अब जो यहाँ पे बचा यन बराबर डेल यम प्लस ए बटे कितना ए, तो ये गुणा करोगे तो ये हो जाएगा यन ए बराबर, इसको यहाँ पे बटे लिख के तिरछा गुणा कर देना, यन का गुणा में यन ए और डेल यम ए का नाम डेल यम प्लस ए, ठीक है। अब इस ए को उधर लेकर आओ, या तो इस ए को उधर लेकर चला जाओ, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। चलो इस ए को उधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा यन ए प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर डेल यम। ए कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो, n-1 बराबर कितना, डेल यम। यही सूत्र था। अगर देखा जाए तो हम लोग एक सूत्र और हल कर चुके, जो यहाँ पे मिला डेल यम बराबर an-1। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।